बैटरी थी लेकिन कम थी, लेकिन पिछली क्लास की तरह पिछला टेस्ट में डिस्कस कर रहा था तो कम था, तो मैं बार बार मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा था, मेरा ध्यान जला रहा था कहीं बैटरी खत्म ना हो जाए, इसलिए मैंने आज रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। शुरू करें डिस्कशन। सबको जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल। शुरू करते हैं। पैराग्राफ में तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग पहले, इसलिए सीधा चलेंगे क्वेश्चन पे। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, अटैक खटैक कीजिए। Why did Leela give the narrator the gold bangles? Gold bangle क्यों दिया? She wanted to surprise the narrator. They were broken. She wanted to raise money by giving it to the narrator. She had no use for them. कि तो पैराग्राफ से ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी फ्रस्ट्रेशन में भी लोग कर सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो पैराग्राफ में ही पता चलेगा। तो वैसे 3 वाला क्वेश्चन भी ऑप्शन हो सकता है, 3 और 4 ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा वैसे करीब करना सही है, फिर भी कहानी से पता चलेगा। ये तो नरेटर डिड नॉट नो मच अबाउट लीला। नरेटर को लीला के विषय में कुछ ज्यादा पता नहीं था। लीला वाज बिजी, द नरेटर डिड नॉट केयर अबाउट लीला, लीला इज रियली सीन बाय द नरेटर, लीला वाज क्वाइट। तो तीसरा ऑप्शन, ये बिना पैराग्राफ में भी ज्यादा लगता है कि तीसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से। तीसरा ऑप्शन है। Why did Leela want to educate her daughter? लीला अपने बेटी को क्यों पढ़ाना चाहती थी? Leela's life was dependent on her. Leela was poor. Her daughter was intelligent and she wanted her to study. Leela wanted her daughter to prosper. तो तीसरा ऑप्शन सबसे, ऑप्शन इसका सारे ठीक है, लेकिन तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन। इसमें कोई खराब नहीं, सारा ऑप्शन ठीक है, लेकिन नॉर्मल कॉमन सेंस कहता है कि ये जो तीसरा ऑप्शन है, हर डॉटर वाज इंटेलिजेंट, शी वांटेड हर टू स्टडी। इंटेलिजेंट थी तो भाई पढ़ ले। हम समझते हैं कि जैसे पढ़ना तो सब चाहता है, लेकिन इंटेलिजेंट होता तो फिर हमारी ज्यादा इच्छा रहती है कि वो पढ़ ले। तो इसलिए मेरे हिसाब से 3 ऑप्शन जो है बेटर है। जैसे होने को कुछ भी हो सकता है, पैराग्राफ में तो चेक कर ही लेंगे हम लोग। लीला वॉज ब्रिंगिंग अप हर डॉटर सिंगल हैंडेडली बिकॉज, लीला जो है अकेले, सिंगल हैंडेडली का मतलब क्या होता है? अकेले, अपने दम पर। सिंगल हैंडेडली से लिखा, कभी कभी क्रिकेट मैच वगैरह देखा कि विराट कोहली वॉन द मैच सिंगल हैंडेडली फॉर इंडिया। तो सिंगल हैंडेडली का मतलब है अपने दम पर, अकेले, बिना किसी की मदद लिए। अपने दम पर अकेले, बिना किसी की मदद लिए, इसको क्या कहते हैं? सिंगल हैंडेडली। सिंगल हैंडेडली। तो her husband died, her husband had left her, her husband was arrested for a crime, she loved her daughters। ये तो कोई बात बनी नहीं, फोर्थ कोई बटर बना। ये 3 ऑप्शन जो है वो हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा ये तो पैराग्राफ से ही पता है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन तो हो सकता है, तीनों बातें हो सकती है, इसलिए ये पैराग्राफ में चलना पड़ेगा। इस एक क्वेश्चन के लिए तो पैराग्राफ में ही जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। यानी 4 में से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो बन ही गया है, 3 क्वेश्चन समझिए बन गया, एक क्वेश्चन का कंफर्म नहीं है, नहीं तो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म, तीसरा क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से तो कंफर्म नहीं है। फिर इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओगे बन जाएगा। लीला हैज बीन वर्किंग इन माय ऑफिस फॉर मेनी इयर्स, कई साल से लीला मेरे ऑफिस में काम कर रही थी। सी स्वीप्स, झाड़ू लगाती है, डस्ट एंड मॉप्स, मतलब झाड़ू पोछा करना का, मॉप्स का मतलब क्या? पोछा लगाना। सी डज हर वर्क क्वाइटली एंड टेक्स ऑन एनी एक्स्ट्रा वर्क विदाउट एनी कंप्लेंट्स, कि अपना काम शान से करती है और कोई भी एक्स्ट्रा काम भी मिल जाता तो बिना किसी शिकायत के कर लेती है। सिंस शी वाज ऑलवेज सो क्वाइट, वो हमेशा बहुत शांत रहती थी, एंड आई वाज यूजुअली वेरी बिजी, और वो हमेशा भी, देखिए हमने उसमें कहा था कि कभी कभी दिखती थी, लेकिन यहाँ कभी कभी देखिए धोखा हो गया वहां पे, इसलिए पैराग्राफ से कंफर्म करना जरूरी होता है। तो बहुत शांत रहती थी, इसलिए हम उसको पता नहीं चला, यानी कभी कभी मिलती थी, बहुत शांत रहती थी, इसलिए वो कभी कुछ बोलती, कभी शिकायत ही नहीं, ज्यादा काम मिलने पर भी शिकायत नहीं करती थी। आई डिडंट नो मच अबाउट हर पर्सनल लाइफ, उसके पर्सनल लाइफ के विषय में उसको ज्यादा पता नहीं था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट हर हस्बैंड हैड डिजर्टेड हर एंड शी वाज ब्रिंगिंग अप 3 डॉटर्स सिंगल हैंडेडली, कि उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था। डेजर्ट, ये हो गया ना बात, डेजर्टेड, छोड़ दिया का जवाब मिल गया, तो उसके पति ने उसको छोड़ दिया था, और उसको तीनों बेटियों को, अब हो सकता है यही कारण हो कि 3 बेटियां हैं, तो आज इंडिया में तो पुराने जमाने में ऐसा होता था, खाली बेटियों के होने पर भी छोड़ दिया जाता था।
अब ऐसा जमाना था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, ये वाले टाइम तो पहले था नहीं, तो हो सकता है इसलिए छोड़े, अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है। वन डे शी केम इन टू क्लीन माई ऑफिस, एक दिन उसके अंदर आई उसके ऑफिस को क्लीन करने के लिए, एंड आफ्टर डूइंग हर वर्क, सारा काम करने के बाद स्टूड हेजिटेंटली, कि खड़ी हो गई हिचकते हुए, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज सच एन अनकैरेक्टरिस्टिक थिंग, और ये तो अनकैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, अजीब सा है, जैसा होता नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ कि नॉर्मल जो किसी का फीचर है, अनकैरेक्टरिस्टिक का मतलब जो उसका कभी बोलती नहीं थी, कभी कुछ करती नहीं थी, और एक दिन अचानक से उसके ऑफिस में आगे कुछ बोलना चाह रही थी, खड़ी हो गई, रुक गई, कुछ बोलना, झिझक भी रही थी। तो पता चल जाता है, ऐसा तो आपके लाइफ में खुद कई बार ऐसा हुआ होगा, या आपने खुद कभी कभी ऐसी स्थिति आपके सामने है कि आप किसी कुछ बोलना चाह रहे हैं और बोले कैसे यही नहीं, पर मम्मी पापा के सामने भी ऐसा हो जाता है कभी आपके। फॉर हर टू, तो एन अनकरेस्टिक थिंग फॉर हर टू डू, तो बड़ा मतलब अजीब उसके लिए, उसके व्यवहार के हिसाब से थोड़ा सा विचित्र था। दैट वाज दैट आई वाज, देखिए पैराग्राफ तो बहुत लंबा है, लेकिन पैराग्राफ डिफिकल्ट है नहीं, क्वेश्चन तो ऐसे बन गया, भागते जाते पढ़ते, दैट वाज, इसलिए वो थोड़ा सरप्राइज था। स्लोली शी ब्रॉट आउट अ सॉइल्ड बंडल एंड पुट, बंडल नहीं, तो धीरे से क्या हुआ, उसने एक बाहर निकाला सॉइल्ड बंडल, मतलब क्या, मिट्टी लगा हुआ गंदा सा बंडल, मतलब कपड़े वगैरह का कोई बना, पुट इन फ्रंट ऑफ, इसके सामने रख दिया। देन सी सेड, उसके बाद उन्होंने लो वॉइस, काफी लो वॉइस में, मैडम कैन यू लेंड मी 20,000 रुपीज, क्या मुझे आप 20,000 रुपये दे सकते हैं। आई वॉज स्टिल पजल्ड एंड आस्क्ड, अभी वो 20,000 रुपये कोई काम करने वाले मांग, तो फिर पजल्ड ही होगा लोग, एकदम पजल्ड था अभी भी, तो थी, मैडम है तो थी, पजल्ड थी, तो उसको पता नहीं चल रहा था, और औरत वो वैसे भी शक करने वाली ज्यादा होती है। तो आई वॉज स्टिल पजल्ड एंड आस्क्ड, मुझे व्हाट हैपेंड, लीला की हुआ क्या, व्हाट डू यू सडनली नीड सो मच, व्हाई डू यू सडनली नीड सो मच मनी, तुम्हें इतने पैसे की जरूरत क्यों है। सी रिप्लाई, माय यंगेस्ट डॉटर वांट्स टू ज्वाइन कॉलेज, कि मेरी सबसे छोटी बेटी है, वह कॉलेज ज्वाइन करना चाहती है, एंड आई नीड मनी फॉर दैट, और फिर मुझे पैसे चाहिए उसके लिए। While she was explaining, I opened the cloth bundle, फिर जब वो बोल रही थी तो उसने जो क्लोथ का कपड़े का बंडल था उसने खोला। Inside there was a pair of worn out gold bangles, उसके अंदर में क्या था, a pair of worn out का मतलब पुराना पड़ गया, जो पुराना सा, गोल्ड बैंगल, सोने के कंगन थे। Why are you giving this to me, लीला, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो। I asked, तो 20,000 मांगे, तो तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन है, तो 20,000 तो मांगे थे, इसीलिए तो मांगे होंगे। These are the only assets I have, कि सिर्फ मेरे पास यही संपत्ति है, एसेट का मतलब क्या, संपत्ति। I will do anything to see my daughter study further, कि मतलब मेरी बेटियां आगे पढ़े, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो सकती हूँ। सी इज वेरी ब्राइट, इसी की बात हुई थी, इंटेलिजेंट, बहुत तेज है, सी इज वेरी ब्राइट। सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, क्या बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, बहुत अच्छी बात। तो ये थी कहानी पूरा। तो व्हाई डिड लीला गिव द नेटर द गोल्ड बैंगल, तो दे वर ब्रोकन, शी वांटेड टू रेज मनी बाय गिविंग इट टू द नरेटर, शी हैड नो यूज फॉर देम। तो ये यही ऑप्शन हमने उस समय भी किया था कि सी वांटेड टू रेज मनी, उसको देकर कुछ पैसा लेना चाहती थी, तो यही ऑप्शन हमने पहले भी किया था, यही बात पहले भी था। सेकंड, लीला वाज बिजी, द नेटर डिड नॉट केयर अबाउट लीला, लीला इज रेयरली सीन बाय द नेटर, ये तो ऑप्शन हम लोगों ने 3 किया था, लेकिन ये था। तो लीला वाज क्वाइट, ये ऑप्शन था कि हमेशा शांत रहती थी, इसलिए कभी पता नहीं चला। ठीक है। व्हाई डिड लीला वांट टू एजुकेट हर डॉटर, तो ये अभी था, सी वाज ब्राइट, ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट, ये ऑप्शन हमने पहले टिक लगा रखा है। नेक्स्ट है, इसमें हमने छोड़ दिया था, यही एक ऑप्शन हमने छोड़ा था, एक ऑप्शन 3 हम लोग के सही थे, उसमें से एक वाला पहला ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, पैराग्राफ तो मैं पढ़ना रहता है, ऐसा तो पैराग्राफ छोड़ना नहीं रहता। तो हर हस्बैंड हैड लेफ्ट हर, हर हस्बैंड हैड लेफ्ट हर। डिजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, डिजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना। बनाइए एरर। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 एगोनाइजिंग आवर्स, एगोनाइजिंग का मतलब क्या, तंग करने वाला, परेशान करने वाला। द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन, महान व्यक्ति ने मुझे बुलाया, यानी 2 घंटे तक परेशान किया, थका दिया इंतजार करवाते करवाते।
उसके बाद महान आत्मा ने मुझे बुलाया, हिंदी में मतलब महान आत्मा ने हमें बुलाया, एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट, और मुझसे पूछा मैं क्या चाहता था। मिला? सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन है। आफ्टर मेकिंग वेट फॉर 2 hours agonizing, द ग्रेट मैन कॉल्ड मी। पास्ट इंडेफिनिट से शुरू किया, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस से शुरू किया, तो जब मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज ही पास्ट टेंस में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आने वाला क्लॉज तो पास्ट टेंस में ही हुआ। जब कहानी ही पास्ट टेंस में, तो पूरी कहानी पास्ट टेंस में होगा, तो क्या होगा? व्हाट डू आई वांट नहीं, व्हाट आई वांटेड। और वैसे भी ये गलत था, वैसे भी नेट टेंस में पढ़ा रखा है कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखने का कोई मतलब ही नहीं है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं, जब डायरेक्ट क्वेश्चन है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखने का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो सी में गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने भी नाउन जब मैं पढ़ा रहा था, तो ये नाउन में मैंने डिस्कस करवा रखा है। ये क्वेश्चन ही नाउन चैप्टर मैंने डिस्कस करवा रखा, अगर आपको ध्यान हो तो। और उसमें मैं कहता था कि सारे क्वेश्चन पूछता हूँ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, कहता था ना। तो इसका सेंस क्या बन रहा है कि मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जिसे तुम रेफर कर रहे हो। मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जिसे तुम रेफर कर रहे हो, या जिस डॉक्टर को तुम रेफर कर रहे हो मैं उसे जानता हूँ। यही है, जिस डॉक्टर को तुम रेफर कर रहे हो उस डॉक्टर को मैं जानता हूँ। जिस डॉक्टर को तुम रेफर कर रहे हो उस डॉक्टर को मैं जानता हूँ। तो डॉक्टर पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इसलिए इसके साथ क्या होना चाहिए? द। आई नो द डॉक्टर, क्योंकि जिस डॉक्टर को रेफर कर रहा है उसको आप जान रहे हैं, तो जान रहे तो पहले हुआ। तो बता रखा है जो बोलने वाला सुनने वाला दोनों से कोई एक जानता है या दोनों जानता है, तो क्या होता है? द लगता है। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, टू हियर, सॉरी हियर लिखा है, टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। कि वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, यानी हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हम न्यूज सुने, जो मिसिंग फिशरमैन था, जो खोया हुआ मछुआरा था, उसके विषय में कुछ खबर आए, इसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, इसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे। We were looking forward to hear news about the missing। तो प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने ये बता रखा, प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने बता रखा कि लुक फॉरवर्ड जो है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। और जब प्रीपोजिशन होता है तो वर्ब में हमेशा आईएनजी लगता है। तो ये जो हियर है, इसमें क्या हो जाएगा? हियरिंग। तो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज अबाउट, या द न्यूज अबाउट, द न्यूज के पहले द भी लगेगा। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग द न्यूज अबाउट, तो न्यूज के पहले द लगाते तो और अच्छा होता। तो एक गलती तो ये है ही, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग। तो अब बहुत सारे समझते हैं ये कि हियर में कभी भी आईएनजी नहीं लगता, मैंने भी टेंस में बता रखा है। लेकिन जब ये कंडीशन आ गया कि लुक कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, तो यहाँ और ये जो हियरिंग है, या जब ये आईएनजी लगता है तो फिर ये वर्ब रहता भी नहीं, ये भी ध्यान रखना है, ये नाउन की तरफ फिर हो जाता है। तो लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग अगर कोई पूछेगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये वर्ब है, कहेंगे नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है, या जो वर्ब भी आया तो उसमें आईएनजी लगने के बाद वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो कोई पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हियरिंग हो, और हियरिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछेगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप नाउन कहेंगे, वर्ब नहीं कहेंगे। और न्यूज के पहले भी डालेंगे, दो गलती। हालांकि जो एग्जाम क्वेश्चन पूछने वाला था उसका मेन ध्यान हियरिंग पे ही था कि आईएनजी लगेगा, लेकिन साथ साथ न्यूज के पहले भी दा होना चाहिए था। दो गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the word opposite in the meaning
टू द गिवन वर्ड। अपोजिट ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। एफ्लुएंट, अब एफ्लुएंट का पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। फेमस, इनसिग्निफिकेंट, पुअर, स्किल्ड, इसके तो जितने भी ऑप्शन है सबके मीनिंग पर आसान आसान है। फेमस का मतलब क्या है? प्रसिद्ध। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो। पुअर का मतलब क्या है? गरीब। और स्किल्ड का मतलब क्या होता है? गुणवान, गुणी व्यक्ति। ढूंढना क्या हमें? ढूंढना तो हमें अपोजिट। अपोजिट मतलब उल्टा, विलोम का। सब 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 हर टेस्ट में बताते हैं, हमें अब याद हो गया है भाई, आदत हो गई है बताने की। ओके, आदत हो गई बताने की। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, समृद्ध, रिच। और पुअर मतलब होता है हम लोग जैसे गरीब है, तो पुअर, अपोजिट। एफ्लुएंट का मतलब क्या हो गया? रिच या प्रॉस्पेरस। तो एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का अपोजिट क्या हो गया? पुअर हो जाएगा। चूज द वर्ड सिनोनिम, समानार्थक, पर्यायवाची, इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। टाइम में ज्यादा लिख लेता हूँ कि ताकि आप बना ले फटाफट, मतलब 10 सेकंड आपको मिल जाए। तो इनफैमी, अरे बाप, इसका तो पहले वर्ड का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया। ये इटोरी नहीं होना चाहिए, होना था स्टोरी। स्टोरी, तो स्टोरी मतलब कहानी हो गया। इंटेग्रिटी मतलब पवित्रता या अखंडता हो गया। फैमिलियरिटी मतलब होता है जान पहचान, जान मतलब वो आपकी वाली नहीं। नोटोरिटी, नोटोरिटी का मतलब होता है बदनामी, नोटोरिटी का मतलब बदनामी। सिनोनिम ढूंढना था, तो इनफेमी का मतलब पहले हमें पता, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, समानार्थक। तो इनफेमी का मतलब भी होता है बदनामी। इनफेमस आपने वर्ड सुना होगा। इनफेमी का मतलब होता है कुख्याति, बदनामी, कुख्याति, बदनामी। अपयश, तो अपयश कहना चाहते हैं, कुख्याति कहना चाहते हैं, बदनामी कहना चाहते हैं, तो इनफेमी हुआ। और फिर इसका सिनोनिम्स हुआ नोटोरिटी। ये स्पेलिंग करेक्शन में भी कोई पूछ देगा तो ये नोटोरिटी, सी। सिनोनिम्स था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग किसका है? एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब क्या होता है? हमला। अग्रेसिव, काफी वर्ड सुना होगा, एग्रेसिव, अग्रेशन। स्पेलिंग करेक्शन किसका है? कौन सा स्पेलिंग करेक्ट? एग्रेशन, ए डबल जी आर ई डबल एस आई ओ एन, एग्रेशन पहला वाला, फर्स्ट। एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब क्या? हमला। नेक्स्ट, एन असेंबली ऑफ, ये तो पिछली क्लास में भी था। बस क्या करता है, कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा करता है, खूब एग्जाम में ही पूछा हुआ ऐसा करता है, ऑप्शन खाली बदल देता है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? बनावट। कॉन्फ्लैग्रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? बहुत बड़ी आग वाग जो लग जाती है उसको कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्रंटेशन, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या था? झगड़ा। तो एक हो गया बनावट, एक हो गया झगड़ा, एक हो गया आग वाग, भीषण अग्निकांड वगैरह, और एक हो गया कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब क्या है? धार्मिक लोगों का समूह।
तो सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड ही इंपॉर्टेंट है इसमें, और सब पूछ लेता है, सारे सिनोनिम से पूछ सकता है, वन वर्ड सब में पूछ सकता है, ध्यान सब पे रखना है। स्पेलिंग करेक्शन के लिए सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से भी ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब के हिसाब से भी, और स्पेलिंग करेक्शन में भी ये सारा आ सकता है, तो सारा का स्पेलिंग ध्यान रखिए। तो क्या ऑप्शन है 11 का? सी। वर्ड्स ऑफ सेम फीदर। हिंदी में कभी कभी आपने सुना होगा चोर चोर मसोरे भाई। वर्ड्स ऑफ सेम फीदर, वर्ड्स ऑफ सेम फीदर। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। चोर चोर मौसेरे भाई, इंग्लिश में क्या कहेंगे चोर चोर मौसेरे भाई को? चोर चोर मौसेरे भाई। कभी कभी ये भी होता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो या तो कहा चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, या एक ही थाली के चट्टे बट्टे। पर्सन्स ऑफ सम कास्ट, ये एक्चुअली होना चाहिए था सेम कास्ट, कि एक ही जाति के लोग, सेम कलर, एक ही रंग के लोग, वर्ड्स विथ सेम टाइप ऑफ फीदर, एक ही तरह के पंख वाले। फीदर का मतलब क्या था? पंख वाले। पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर, कैरेक्टर के स्पेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कि एक ही तरह के लोग, एक ही तरह के लोग, पीपल ऑफ, तो क्या होना चाहिए इसमें? एक ही जाति तो हुआ नहीं, एक ही जाति तो बात बनी नहीं, तो बता क्या? एक ही जाति के लोग कहते वर्ड्स ऑफ सेम फीदर, तो ये भी खत्म हो गया। सेम कलर, एक ही रंग के लोग को भी नहीं कहते। चोर चोर मथेरे भाई का मतलब क्या हुआ? या एक ही थाली की चट्टे बट्टे का मतलब क्या हुआ? एक जैसे कैरेक्टर वाले लोग, तो क्या होना चाहिए? पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, या एक ही जाति, एक ही तरह के, एक ही स्वभाव के लोग। What a terrible storm it is, he said. कितना भयानक तूफान आया, आया तूफान हो गया, तो कितना भयानक तूफान, कितना भयानक तूफान। What a terrible storm it is, he said. It is, it is. तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जा रहा है नरेशन में, ये ही सेड है या विल लिख रखा है, ऐसे ही खत्म हो गया। ही सेड है या इज लिख रखा है, ऐसे खत्म, ये तो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अभी तो ऑप्शन देखने से अब बचा ये और यही, और प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं, तो हैड का तो कोई स्कोप ही नहीं बन रहा है। ये तो ऑप्शन सही, इसमें तो कोई जाना बनाने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से ही खत्म हो जा रहा। पहला ऑप्शन होगा, he has claimed that it was terrible storm। ए छूट गया इसमें, it was a terrible storm, he exclaimed that, वो मिसप्रिंट हो जाता है कभी कभी टाइपिंग, तो इट he exclaimed that it was a terrible storm। उसने कहा, इसमें क्या रूल बता रखा था कि पहले ये जो सेंटेंस है व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म, इसको पहले कंप्लीट बना रहा है कि इट इज अ टेरिबल स्टॉर्म, ये बता रहा है। नरेशन में जाके देखिएगा इस तरह का सेंटेंस बना रखा है कि इट इज अ टेरिबल स्टॉर्म, और फिर इट इज अ टेरिबल स्टॉर्म को पास्ट में चेंज किया टेंस के हिसाब से, क्योंकि ये क्या था? पास्ट इनफिनिट था, तो इट इज अ टेरिबल स्टॉर्म को कर दिया, इट वाज अ टेरिबल स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, थोड़ी सी मिस्पेक्ट हो गई है। स्पोकन, इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है।
ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या? द होल वर्ल्ड स्पीक्स इंग्लिश। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। चूंकि यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे मीनिंग दोनों सही है। द होल वर्ल्ड स्पीक्स इंग्लिश, इसका भी यही बनना था, लेकिन इसमें लिखता था द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द होल वर्ल्ड, फिर बाय द होल वर्ल्ड। तो बाय द होल वर्ल्ड तो है नहीं कि पूरी दुनिया, यहाँ लिखा ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये क्या था? इज प्लस वी थ्री। इज प्लस वी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए सारे ऑप्शन है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि बोलने वाला कौन है? या तो दुनिया या लोग। तो जो बोलने वाला वो कहीं चर्चा करी, सब्जेक्ट इसमें कोई चर्चा ही नहीं किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश स्पीक, इंग्लिश ही बोलता है, इंग्लिश कैसे बोलेगा? लोग बोलेंगे। तो बोलने वाला तो या तो वर्ल्ड होना चाहिए या फिर पीपल होना चाहिए। तो द होल वर्ल्ड, तो ये हो सकता था, लेकिन इसमें होल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है ही नहीं। इसमें होल, यहाँ तक ऑब्जेक्ट क्या द वर्ल्ड है या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो प्लेस की बात कर रहा है। अगर यही होता है इंग्लिश इज स्पोकन बाय द होल वर्ल्ड, तो ये होता। लेकिन यहाँ तो ये जानबूझ कर फंसाने के लिए दिया था कि बहुत सारे बच्चे अगर जल्दबाजी में तो यही करके आ जाएगा। तो यहाँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड की हर जगह बोली जाती है। तो हर जगह बोली जाती है, इसका मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल ही नहीं किया है। यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया, प्लेस की तरह। कहाँ बोली जाती है? फिर बोलने वाला कौन है? तो बोलने वाला पीपल है। तो एक्टिव वॉइस में पीपल को लाना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है। तो बोलने वाला तो पीपल है, तो पीपल स्पीक। तो क्या हो जाएगा? कभी कभी दिमाग लगाने देता है, वैसे कोई इतना सीरियस भी नहीं था कि बहुत दिमाग लगाते तभी बनता, नॉर्मल बात तो भी बन जाता। द हाउस वाइफ द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। तो क्या करेगी? एंड रैन पास्ट टेंस में है, तो उसका सीरीज पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए ना। रैन दौड़ी, कि उसको जलता हुआ कुछ बदबू आई, खुशबू आई, जैसा भी है, और फिर दौड़ी। जलता हुआ खुशबू या बदबू आने के बाद दौड़ी, दौड़ कर पहुंची उस तरफ। यही कहने का सेंस कि दौड़ कर भागी, दौड़ कर गई। तो क्या होगा? द हाउस वाइफ स्मेल, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? ये क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत ये है कि स्मेल क्या है? V1 है। अगर ये हाउस वाइफ सब्जेक्ट है तो ये स्मेल्स होना चाहिए था। ये प्लूरल वर्ब हो गया, तो ये तो प्लूरल वर्ब हो सकता, सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब आ नहीं सकता, कहानी खत्म। ये एग्रीमेंट तो सही है, लेकिन ये स्मेल्स अगर लिखते तो सही हो जाता, सब्जेक्ट वर्ब तो एग्रीमेंट ठीक रहता। लेकिन आगे क्या है? पास्ट टेंस है, तो कहानी तो पुरानी घटना है। तो पुरानी घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना ही सकते हैं। जैसे V1 लिखा या V5 लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आया, इसका मतलब क्या कि घटना अक्सर होती है, बार बार होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? घटना बार बार। तो घटना एक बार घटी है, बार बार ऐसा घटना नहीं कि जब भी सुनती है तो भाग जाती है, ऐसा तो नहीं कह रही है। तो एक बार की बात हो रही है। तो पास्ट में जो घटना एक बार घटी है, पास्ट में जो घटना एक बार घटी है, उसको तो पास्ट इंडेफिनिट से बनाना चाहिए। तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या? और जानबूझ के पूछा था स्मेल्ड, ताकि इस पर ध्यान न जाए, इसमें टी लगा है। तो स्मेल का V3 जो स्मेल्ड, ईडी से भी बनता है और टी से भी बनता है। तो ड्रीम भी ऐसा वर्ड है, ड्रीम में भी ध्यान जानबूझ के फंसा देता है कि ड्रीम का भी V3 हो, तो क्या करते हैं? ड्रीम्ड ऐसा भी बनाते हैं, और ए को गायब भी कर देते हैं, ऐसा भी होता है ड्रीम्ड। तो टी से बनता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका V3 टी से बनता है, उसमें ड्रीम और स्मेल पर ध्यान रखिएगा। ईडी से बनता है। ड्रीम में भी देखिए कई बुक में ईडी बना लेते हैं, टीवी रहता है, ये भी ध्यान रखना है। ड्रीम और स्मेल में टीवी बनता है। फील में भी टी लगता है, फेल्ट। तो जैसे टी वाले जो वर्ड है उस पर ध्यान रखना है। नहीं तो दिमाग में अगर बैठा कि नहीं भाई हमें तो हर बार ईडी से ही बनाना, तो ये बात नहीं हो। कुछ लोग तो इसलिए इसमें ये या ये करके आ जाते हैं कि इसमें ईडी था ही नहीं, तो टी तो हो ही नहीं सकता, स्मेल तो होता ही नहीं। इसलिए V1 V2 V3 जो बेसिक हर बुक में 300 से 400 जो है, 300 से 400 के आसपास V1 V3 रहता है, हर बुक में रहता है 300 to 400 V1 V2 V3। उसको जरूर याद करना चाहिए, उससे ऐसा क्वेश्चन हमेशा जब भी आएगा तो बन जाएगा। अगर V1 V2 V3 याद नहीं करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी फंसा देगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता। ये हैड यू टोल्ड, मैंने अभी पिछले टेस्ट में यही मैंने कहा था कि हैड से भी शुरू होता है, जरूरी नहीं कि इफ से ही शुरू हो, बताया था। और जब थियरी पढ़ा रहा था, थियरी में भी बताया था कि इफ आई हैड से तो होता ही है,
लेकिन हैड से सेंटेंस को शुरू करना थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिस्टिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया, तो हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे ऐसा बता दिया होता, तो हैड अटेंडेड द मीटिंग, इसका तो सब्जेक्ट गायब हो गया, तो मिसप्रिंट हो गया, यह होना चाहिए था, या इसमें आई यहाँ होना चाहिए था, आई होना चाहिए था, उसके बाद गैप होना चाहिए था। अर्लियर, हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, आई के बाद होता, क्योंकि आई सब में मिसिंग है, इसका मतलब आई यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए। तो हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई हैड द मीटिंग, आई हैड अटेंडेड द मीटिंग, तो हैड प्लस वी थ्री से बनाते, तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस में बता रहा है, या तो वुड हैव प्लस वी थ्री होता है, या कुड हैव प्लस वी थ्री होता है, या शुड हैव प्लस वी थ्री होता है, या माइट हैव प्लस वी थ्री होता है, तीन ऑप्शन है। तो माइट हैव प्लस वी थ्री है नहीं, कुड हैव प्लस वी थ्री है नहीं, तो बचा क्या, वुड हैव अटेंडेड, डी ऑप्शन करके आना है। तो हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, और यहाँ आई था, आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, तो मैंने मीटिंग को अटेंड किया होता, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैंने मीटिंग को अटेंड कर लिया होता, यही कहना चाह रहे हैं। तो 16 का क्या आंसर है, डी। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव, कंड्यूसिव वर्ड जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कई बार पूछ चुका है, एक दो बार नहीं, कई बार। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा बनाते रहेंगे और दूसरे एग्जाम वगैरह भी देखेंगे, तो हर एग्जाम में ये कंड्यूसिव वर्ड, पता नहीं इस कंड्यूसिव वर्ड से क्या लगाव है एग्जाम वालों को, बहुत ज्यादा लगाव है कंड्यूसिव से, कई बार पूछ चुका है, कई बार सारे एग्जाम में पूछ चुका है, सारे, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, जितने भी एग्जाम देते हैं, एसएससी हो, कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें कंड्यूसिव नहीं पूछा है, हर एग्जाम, पता नहीं क्या लगा है हर एग्जाम को, एक कंड्यूसिव, एक कॉन्सुलेट, कई बार कॉम्प्लीमेंट, ये सब एक ऐसा वर्ड जो बार बार पूछा है, प्लीज्ड बार बार पूछता है। तो भाई कंड्यूसिव का जो प्रीपोजिशन है याद होना चाहिए, तो फिक्स, ये सब फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है और लिस्ट में करवा रखा है, फिक्स प्रीपोजिशन की लिस्ट में करवा रखा है। तो कंड्यूसिव के साथ हमेशा क्या होता है, टू, कंड्यूसिव का प्रीपोजिशन क्या है, हमेशा टू। तो कंड्यूसिव टू गुड, द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू गुड हेल्थ, अच्छे हेल्थ के लिए ठीक नहीं। कंड्यूसिव का मतलब हुआ किसी चीज के लिए मददगार होना, किसी चीज के लिए सहायक होना, किसी चीज के लिए हेल्पफुल होना, उसको क्या कहते हैं, कंड्यूसिव। I absolutely refuse to put with that sort of conduct, कि मुझे इस तरह का जो है व्यवहार, that sort of, sort का मतलब क्या होता है, प्रकार, तरह, काइंड, कंडक्ट का मतलब व्यवहार, कि मुझे इस तरह का व्यवहार आप क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो एब्सोल्युटली रेफ्यूज मतलब क्या, पूरी तरह से मना करता हूँ, वो एब्सोल्युटली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से, एकदम, कहते हैं एकदम मुझे पसंद नहीं है, एकदम बर्दाश्त नहीं करता मैं, क्या कहते हैं एकदम बर्दाश्त, ये तो रिफ्यूज कर रहा है, तो मतलब क्या, अब क्या होना चाहिए कि आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट विथ, और ये जो है सिंपल, भले प्रीपोजिशन भरने के लिए दिया है, लेकिन ये सिंपली प्रीपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ही नहीं, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है। लगता है हम इसमें प्रीपोजिशन भरेंगे तो हो जाएगा, प्रीपोजिशन का मतलब पोजीशन, लोकेशन, डायरेक्शन बताना, जैसे इससे पिछले टेस्ट में बनाए थे टसल, टसल फॉर, वो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, वो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था कि वो टसल करना किसके, लेकिन ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी विथ है, ये हमको डालना क्या है, कोई ना कोई प्रीपोजिशन, तो या तो आप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वहां पर, या कभी कभी ईडियम यूज करते हैं, बेसिकली है ये फ्रेजल वर्ब का, लेकिन कई बुक में ये ईडियम में भी रहता है, पुट अप विथ। तो पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना, झेलना, पुट अप विथ का मतलब है बर्दाश्त करना, सहना या झेलना, पुट अप विथ। तो इसलिए इसमें क्या, अब मान लो इसमें कोई प्रीपोजिशन समझ के डालेगा तो कभी बनेगा नहीं, कि आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट अप विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, कि मैंने पूरी तरह से मना कर दिया कि मुझे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है, या मुझे इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल पसंद नहीं, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज्ड, ठीक। तो पुट अप विथ, मुझे बिल्कुल इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं था, यही कहना चाह रहे हैं, यही बात थी। तो ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन हुआ या इडियम का क्वेश्चन हुआ, बेसिकली फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट, सहना। इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी होता है कोप विथ,
ध्यान ये रखना कि कोप के साथ अप नहीं आता, ये भी एरर में पूछता है। कोप अप विथ लिख देगा तो कोप अप विथ लिख दिया तो एरर हो जाएगा। पुट अप विथ लिखते हैं, कोप विथ लिखते हैं, कोप के साथ अप नहीं लिखा था। कई बार एग्जाम में क्या करता है, कोप अप विथ लिख देता है, कोप अप विथ। तो पुट अप विथ का मतलब बर्दाश्त करना, कोप विथ का मतलब बर्दाश्त करना, कोप अप विथ नहीं। ठीक है, ये रहा कॉम्बिनेशन। Read the sentences and find out which of the four combination is correct. Try to understand life of which a group of people. Religion can be defined as a system of belief by means. अब देखिए इस तरह, इसमें देखिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब किसमें है, इसमें। और एक तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ, इससे भी शुरू हो सकता है, यानी एक तो ऑप्शन पी से भी शुरू हो सकता है हमारा। दूसरा कि रिलीजन कैन बी डिफाइंड है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब यानी आर से भी शुरू हो सकता है। देखिए ऑप्शन में देखिए आर से दो शुरू कर रहा है, एस से एक शुरू किया है, और पी से कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं किया। तो इसका मतलब आपकी मदद कर रहा है ये कि भाई पी से शुरू हो सकता है, पी से कोई ऑप्शन शुरू नहीं किया, लेकिन फिर आर में सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब आर से शुरू हो सकता है। इसका मतलब सबसे पहले हमको ये दो ऑप्शन देखना चाहिए, उसके बाद दुनिया में देखेंगे और भी कुछ ऑप्शन। तो रिलीजन कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, यानी आर के बाद एस, आर के बाद तो एस इसमें नहीं है, इसमें है, इसका मतलब यही आंसर छट रहा है। रिलीजन कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ बाय मींस ऑफ विच, जिसके द्वारा एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्राई टू। इसमें देखिए गलतफहमी क्या हो गई, गलतफहमी नहीं, गलती हो गई कि ये जो फुल स्टॉप लिख रहा है ये होना नहीं चाहिए था। ठीक है, ये फुल स्टॉप होनी है, गलती से हो गया, टाइप करते करते लग जाता है। तो ये एक्चुअली जंबल पैराग्राफ का क्वेश्चन है, ये जंबल सेंटेंस था, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब से बन गया। यहाँ फुल स्टॉप की बिल्कुल जरूरत, ये फुल स्टॉप मुझे पहले ही हटवा देना चाहिए था, नहीं तो आपको फुल स्टॉप देकर आप इसको जंबल पैराग्राफ की तरह बना देते। ये जंबल पैराग्राफ नहीं, जंबल सेंटेंस था। बता रखा ना कि जंबल पैराग्राफ और जंबल सेंटेंस में क्या अंतर है। जंबल पैराग्राफ में क्या होता है कि हर ऑप्शन के बाद फुल स्टॉप होता है, हर ऑप्शन। और जंबल सेंटेंस में ऐसा नहीं होता है। जंबल सेंटेंस डिपेंडेंट केस में नहीं था, इसमें नहीं है, इसमें भी टेक्निकली हो सकता है कि जंबल सेंटेंस में किसी में आपको फुल स्टॉप ना दे, ऐसा भी होता है, जंबल सेंटेंस में किसी में फुल स्टॉप ना दे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका मीनिंग क्लियर हुआ, ये क्या कहना चाह रहा है कि रिलीजन कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। रिलीजन को हम एक सिस्टम ऑफ बिलीफ, विश्वास का एक सिस्टम कहते हैं, बाय मींस जिसके जरिए, बाय मींस यहाँ मींस कौन सा, ऑफ विच जिसके जरिए एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ, जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। यानी धर्म के द्वारा कुछ लोग जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द नाउन ऑफ बेयर? नाउन क्या है बेयर का? बेयर क्या है? बर्दाश्त करना या सहना। बेयर का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना, सहना, या बेयर का मतलब पैदा करना। तो ए बी एल ई लग गया तो बेरेबल, ये तो एडजेक्टिव हो गया। बेरेबल मतलब बर्दाश्त करने लग गया तो एडजेक्टिव हो गया। बेयरिंग आईएनजी, बेयरेबलेंस तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो कोई वर्ड ही नहीं इंग्लिश का, तो कहीं खत्म होगी, कोई बात ही नहीं है। अब बताइए आप लोग, अब यही बचा और यही बचा। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन था उसमें मैंने बताया था कि बेरेबिलिटी, बिलिटी, टी वाई, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आई नहीं होना इसमें, बेरेबिलिटी टी वाई। तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था मैंने, उसमें बताया था कि टी वाई वाले जो वर्ड होते हैं, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, टी वाई सी वाले वर्ड क्या होते हैं? जनरली नाउन होते हैं। नाउन तो यही है। दूसरी बात ये होता है आईएनजी लगने से भी नाउन होता है, जेरेंड में हम लोग पढ़ रखे हैं। तो बेयर का जो वर्ड नाउन फॉर्म है वो है बेयरेबिलिटी, बर्दाश्त करने की क्षमता। बेयरेबिलिटी, बर्दाश्त करने की क्षमता, बर्दाश्त करने की ताकत। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है। ठीक है, वैसे बता रखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में टी वाई हो, सीई हो, टी एच हो, डम हो, हुड हो, नेस हो, शिप हो, तो इस तरह के वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये रहा हमारे और आपके साथ के सारे ठिकाने। हमेशा इम्पैक्ट एकेडमी आपके साथ है, हमेशा है। आपकी हर संभव प्रयास करेगा, हर जरूरत को पूरा करेगा। आप अपना साथ बना रहिए, मैक्सिमम स्टूडेंट तक कोर्स को पहुंचाएं, मैक्सिमम स्टूडेंट को रिकमेंड करें। हमेशा आपकी बेहतरी के लिए इम्पैक्ट एकेडमी और हम लोग तैयार हैं।
जब भी कोई जरूरत होगी, जैसी भी जरूरत होगी, उसे हम लोग फुलफिल करेंगे। और जितने भी कमिटमेंट है वो तो पूरे हो ही रहे हैं आपसे। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।